ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज आपको इस शो में मैं दिखाने वाली हूं। आइए शुरुआत कर लेते हैं जनहित सबसे पहले खबरों का मेन्यू। सबसे पहले बात मायावती की होगी, जिनकी संसद में एक भी सीट नहीं, फिर भी आज सुर्खियों में नंबर 1 है मायावती। बुआ जी ने आज दूसरी बार भतीजे आकाश आनंद को विरासत से बेदखल कर दिया। ऐलान भी किया कि अब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। बताएंगे आपको मायावती का यह फैसला बोल्ड है या फिर उनका सियासी ब्लंडर। इसके बाद बिहार ले चलेंगे आपको, जहां नीतीश को डरा डरा कर अपने साथ मिलाने के लिए आरजेडी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब यह कहकर डराया जा रहा है कि बीजेपी के साथ रहोगे तो एकनाथ शिंदे जैसा हाल हो जाएगा। डरा डरा कर डोरे डालने वाली बिहार की पूरी पॉलिटिक्स आगे दिखाएंगे आपको। इसके बाद शाह, शिंदे और शगुफा। सामना के एडिटर है संजय राउत, जो दावा कर रहे हैं कि 22 फरवरी को एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मिले, बोला मुझे फिर से सीएम बनना है। अमित शाह ने कह दिया शिवसेना का बीजेपी में विलय करा लो, बना देंगे। और साथ ही राजनीति का नया दर्शन भी आज आप देखेंगे शो में, जो ये है कि मंत्रियों से कभी कुछ ना मांगो वरना भिखारी कहलाओगे। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये ज्ञान दिया। उनकी टाइमिंग और ट्यूनिंग ऐसा लग रहा है जैसे गड़बड़ा गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का रेलवे स्टेशन का दौरा भी दिखाएंगे आपको। बीजेपी सवाल पूछ रही थी कि राहुल महाकुंभ क्यों नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन कुलियों से मुलाकात की जिन्होंने 15 फरवरी को भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। राहुल ने बाकायदा आज उनसे मिलकर उन्हें शाबाशी दी। तो आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। जैसे भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुखिया मायावती के फैसलों का भी अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बहन जी कई दिन में अचानक प्रकट होती हैं, कुछ बोल देती हैं और उससे चौंका देती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। मायावती आज फिर अचानक से प्रकट हुई और एक बड़ा विस्फोट कर दिया उन्होंने। अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में किनारे लगा दिया। जिस पद को आकाश आनंद संभाल रहे थे उसे 2 लोगों में बांट दिया, जिसमें से एक तो खुद आकाश आनंद के पिता यानी मायावती के भाई आनंद कुमार हैं। बुआ जी ने आकाश आनंद का आकाश छोटा कर दिया। ऐलान कर दिया कि अब आखिरी सांस तक किसी को अपना उत्तराधिकारी वो नहीं बनाएंगी। मायावती ने आखिर ऐसा क्यों किया है, उनके मन में क्या है, आइए पहली खबर में यही समझने की कोशिश करते हैं। अद्वैत वेदांत का एक सिद्धांत आपने सुना होगा, एको अहम द्वितीयो नास्ति। मतलब एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसी के आगे की लाइन है न भूतो न भविष्यति, यानी न मेरे जैसा कभी कोई आया है न आ सकेगा। आगे की बात ये कि क्या अतीत की ये पंक्तियां बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती के लिए ही तो नहीं लिखी गई थी। मैं मायावती सियासत में शून्य से शिखर और शिखर से शून्य की यात्रा कर चुकी मायावती कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। उनके मन में क्या है अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अब देखिए ना, लखनऊ में बीएसपी की एक बैठक हुई। जाहिर है बैठक का लक्ष्य 2027 के यूपी चुनाव के लिए पार्टी संगठन में जान फूंकने का रहा होगा। लेकिन इस बैठक में बहन जी ने ऐसा बाउंसर मारा कि देश में जो जो लोग उन्हें समझते हैं उनकी समझ से भी ऊपर गया। लेकिन स्टंप से 10 फीट ऊंची बॉल फेंक कर एक बड़ा विकेट भी ले लिया। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया। ये भी ऐलान कर दिया कि उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। देश को बताया था कि आकाश ही उनकी विरासत आगे तक ले जाएगा। लेकिन 7 मई 2024 को आकाश ने भाषण में एक गलत बयानी दी और मायावती ने उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली। न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेट के पद से हटाया बल्कि उत्तराधिकारी की कुर्सी से भी उतार दिया। दोष ये बताया कि आकाश अभी परिपक्व नहीं है। हालांकि 47 दिन बाद मायावती का मन बदल गया तो उन्होंने फैसला भी पलट दिया। 23 जून 2024 को भतीजे आकाश को फिर से उत्तराधिकारी और बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया।
लेकिन अब 2 मार्च 2025 को मायावती ने फिर नई माया दिखाई। एक बार फिर आकाश आनंद से उनकी सारी जिम्मेदारियां छीन ली, यानी 1 साल में दूसरी बार आकाश को नजरों से उतार दिया। अब सवाल ये कि भतीजे आकाश को बुआ मायावती ने दोबारा जमीन पर क्यों ला दिया। इसकी वजह भी उन्होंने 3 पेज की प्रेस रिलीज में बताई है, वो आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप बहन जी के ताज़ा फैसले पर उनके 3 विरोधी दलों की बातें सुनिए, जो कभी न कभी उनके साझेदार भी रह चुके हैं। चाहे रखे या निकालें, ये उनके परिवार का भी मामला है और पार्टी का भी अंदरूनी मामला है। बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही है, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को, अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता मायावती पर तंज कस रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर ज्यादा बोलने से बचती दिख रही है। कुछ ऐसी ही लाइन बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस का भी है, जिसका जन्म भी बीएसपी की कोख से ही हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको पार्टी संगठन में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये मसला बीएसपी का आंतरिक है, लेकिन क्या इसका रिश्ता पारिवारिक कलह से भी है? क्योंकि इसे लेकर पार्टी की प्रेस रिलीज में बहुत कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 के निचले हिस्से में मायावती की ओर से लिखा गया है, आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है, जिन्हें पिछले महीने ही पार्टी से बाहर निकाला गया है। ऐसे में इसी का खामियाजा अब आकाश को भी भुगतना पड़ा है। ये तस्वीर 26 मार्च 2023 की है, जब आकाश की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई थी, जिसमें मायावती भी शामिल हुई। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन इसी साल 12 फरवरी को मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब उनके 18 दिन बाद आकाश को भी पार्टी के पदों से हटा दिया गया। आकाश की जगह अब पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। पहले हैं उन्हीं के पिता और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार, और दूसरे हैं रामजी गौतम। बहन जी ने अब ये भी ऐलान किया है कि उनके जीते जी, यानी अपनी अंतिम सांस तक, वो अब किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। लेकिन ये भी सवाल है कि इस पर कायम रहेंगी या फिर पलट जाएंगी। देखिए, मायावती के मन में क्या चल रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, पर यह जरूर है कि मायावती एक डरी सहमी लीडर समझ में आ रही हैं। वो बोल्ड नहीं हैं, बोल्ड फैसले नहीं ले पा रही हैं, और लग रहा है कि मायावती कहीं कोई बड़े समझौते की फिराक में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिप होने देने की स्थिति तक जाने दे रही हैं। जब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया अपनी अगली पीढ़ी को बागडोर सौंप रहे हैं, तब मायावती हैं कि पढ़े लिखे और विदेश से एमबीए किए हुए भतीजे आकाश को दूसरी बार सियासत के नेपथ्य में भेज दिया है। सवाल है, वो चाहती क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मायावती के मन में क्या चल रहा है सिर्फ मायावती जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वो चाहती क्या है? चाहत तो उनकी प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन सिर्फ चाहत से नहीं होता। ये भारतीय राजनीति का मोदी एरा है, इसमें ऐसे मौके नहीं मिलते। शायद उनकी उम्मीद यही है कि ऐसे मौके मिलेंगे, लेकिन अब वो नामुमकिन है। अब ये तो मायावती जाने कि वो बीएसपी को कैसे बचाएंगी, लेकिन फिलहाल जो लक्षण दिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। बीएसपी ने देश में बहुजन राजनीति का विकल्प खड़ा किया था। अब पूछा जा सकता है कि क्या पार्टी राजनीतिक आत्महत्या की ओर तो नहीं बढ़ रही है? तो आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से दूर कर देना, अपनी खींची लकीर को बार बार खुद ही मिटा देना बोल्ड फैसला है या फिर बिग ब्लंडर है? वो भी तब जबकि बीएसपी का आधार लगातार सिकुड़ रहा है। इन सवालों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीते चुनाव में बीएसपी का स्कोर कार्ड, उसके प्रदर्शन का ग्राफ दिखा देती हूं। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें बीएसपी ने 70 में से 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सबकी जमानत जब्त हो गई। पूरे प्रदेश में पार्टी को महज 0.58% वोट मिले। दिल्ली में बीएसपी और नोटा को करीब करीब बराबर वोट मिले। अब जरा 2024 के लोकसभा चुनाव का हाल देख लीजिए। इस पे बात सिर्फ यूपी की अगर करूं तो यहां बीएसपी का खाता खुला नहीं और वोट मिले 9.39%। और इससे पहले 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वोट प्रतिशत घटकर बीएसपी का 12.88% पर आ गया था।
2019 लोकसभा चुनाव का वो साल था, तब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उस चुनाव में पार्टी को बंपर फायदा हुआ था, 10 सीटें मिल गई थी। वोट शेयर 19.43% रहा। वहीं 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। वोट शेयर बीएसपी का 22.23% था। और इससे पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश में बीएसपी 0 पर सिमट गई थी। हालांकि वोट शेयर उसका 19.77% के आसपास रहा था। इससे पहले 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 51 सीटें मिली थी। 25.95% वोट शेयर बीएसपी का रहा था। लेकिन राजनीति में वही टिकता है जो समय के साथ कदम ताल कर ले। ऐसा नहीं है मायावती ने इस बात को समझा नहीं। कांशीराम से विरासत लेने के बाद वक्त देखकर उन्होंने बहुजन की पार्टी को सर्वजन की पार्टी बनाने की कोशिश जबरदस्त की। तिलक तराजू वाला नारा भी बदल दिया। शुरू में कामयाबी मिली भी, लेकिन गठबंधन पर उनका गणित बाद में बिगड़ा। इससे भी बड़ा भ्रम फैला कि पार्टी को कौन आगे बढ़ाएगा, ये वो तय नहीं कर पा रही हैं। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 13 मई 2007 भारत के राजनीतिक इतिहास की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने बूते बहुमत की सरकार बनाई। मायावती के नाम और हाथी के निशान पर यूपी वालों ने बीएसपी की झोली में 206 सीटें डाल दी, जो बहुमत के लिए जरूरी 203 सीटों से ज्यादा थी। इतना ही नहीं, पार्टी को 30% से ज्यादा वोट भी मिले। इस तरह मायावती चौथी बार यूपी की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। मायावती पहली बार 1995 में 137 दिन, दूसरी बार 1997 में 184 दिन, तीसरी बार 2002 से 2003 के बीच 1 साल 118 दिन और चौथी बार 2007 से 2012 के बीच 4 साल 307 दिन तक सीएम की कुर्सी पर रही। एक वक्त था जब बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि पार्टी का वजूद भी संकट में है। बहुजन समाज पार्टी आंदोलन से उपजी पार्टी है। इसका गठन पंजाब में जन्मे कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था, जो देश में बहुजन आंदोलन के कद्दावर नेता रहे हैं। आंदोलन के दौर में ही मायावती उनके संपर्क में आई और फिर बीएसपी की बागडोर भी संभाली। कांशीराम के जीते जी ही मायावती पार्टी की आला कमान बन चुकी थी और आज भी पार्टी की पूरी कमान उन्हीं के हाथों में है। बीजेपी ने अतीत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों से गठजोड़ किया, लेकिन जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह और मायावती के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि दशकों तक दोनों नेताओं की सियासी अदावत चली। मायावती पहले बीजेपी के सहयोग से और फिर अपने बूते यूपी की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2012 के बाद तो जैसे उनके दुर्दिन शुरू हो गए। अब सवाल ये कि क्या इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, या फिर यूपी में मजबूत होती बीजेपी की वजह से बहन जी की बहुजन सियासत कमजोर पड़ती गई। के लिए सिर्फ मायावती जिम्मेदार है। मायावती का दुर्दिन इसलिए है कि तीसरी सरकार के बाद मायावती ने जो राजनीति को धन संग्रह का केंद्र बना लिया, वो बहुत उनके मतदाताओं तक पहुंचा और बहुत नुकसान पहुंचा उसने उन्हें। पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया कि जैसे ये टिकट दे रही थी लोगों को पैसे लेके, वैसे ही वो वोट खरीदने लगे पैसे लेकर के। तो ये जो सिचुएशन आई, ऊपर से नीचे तक एक मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि मायावती जी तो टिकट के लिए पैसे लेती हैं। इसी तरह उन्होंने वोट के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि यह सिलसिला अब खत्म होने वाला है जब तक कि मायावती अपने पुराने ढर्रे को बदलती नहीं है। क्योंकि बात अगर पिछले 4 विधानसभा चुनावों की करें तो बीएसपी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव नीचे ही गिरता चला जा रहा है। 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उन्हें 30.43% वोट मिले थे, लेकिन 2012 में बीएसपी का वोट शेयर 25.95% पर आ गया। 2017 में ये और गिरकर 22.23% और 2022 आते आते 12.88% पर आ गया। इस बीच उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो फायदा भी हुआ, 10 लोकसभा सीटें मिली। लेकिन फिर से जब उन्होंने गठबंधन की राजनीति से किनारा किया तो लोकसभा में 0 पर सिमट गई। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को जैसे उन्होंने चलाया है, लोग उसके गवाह हैं। बेहतरीन प्रशासन, अनुशासन और जो काम किया था उन्होंने, उसको लोग आज भी याद करते हैं। बावजूद इसके अगर पार्टी नीचे जा रही है
तो आपके फैसले उसके लिए जिम्मेदार हैं, और मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। और अब बात राजनीति के उस कैरेक्टर की जिसे लेकर कई दिन से दावे किए जा रहे हैं कि वो अपनी आखिरी पारी खेल रहा है, लेकिन वो कविता है ना, मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना। जब भी राजनीतिक रूप से खत्म होने की बातें होती हैं, ये राजनीतिक चरित्र मैं समंदर हूं एक दिन लौट कर आऊंगा की तरह कम बैक करता है और फिर राजनीति में सबकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रही हूं। दीवार में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर का छोटा सा जवाब भारी पड़ता है, मेरे पास मां है। 10 साल में कई राज्यों में चुनाव हुए जिनमें बीजेपी के पास सीएम का चेहरा तक नहीं था, लेकिन पूछने पर उसके पास जवाब भी था, हमारे पास मोदी है। और ऐसे ही बिहार में पिछले 20 साल की राजनीति का ट्रेंड है कि सरकार किसी की भी बने या किसी की भी रहे, उसके टिके रहने की गारंटी यह होती है कि नीतीश है ना। और नीतीश कुमार की विडंबना ये कि राजनीति में वो तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं, बल्कि एक नदी की तरह रवानी है उनमें, कभी इधर बहते हैं तो कभी उधर बहने लगते हैं। और ये भी गारंटी है कि जिस तरफ भी बहते हैं सत्ता की हरी भरी फसल उसी तरफ लहलहाती है। अब बिहार में आप जानते हैं इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में एक बार फिर इस नदी को अपनी तरफ मोड़ने की कसरतें शुरू हो गई हैं। ये राजनीति का खेल है, इसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। देखिए कैसे। कम लागत में भी कैसे अपनी कीमत सबसे ऊंची रखी जाती है, राजनीति में नीतीश कुमार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खुद की जाति का बड़ा आधार नहीं, विधानसभा में खुद के बड़े नंबर भी नहीं, फिर भी है कोई माइकलाल जो बिहार में नीतीश को ही सीएम बनाने की ना सोचे, नीतीश के होते हुए किसी और सीएम का सपना भी देखे। अब जबकि बिहार चुनाव का डंका बजने लगा है, चुनावी महीना पास आ रहा है, तो 24 घंटे सबको नीतीश कुमार की ही पड़ी। नीतीश जी इज ओल्ड मॉडल। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव। कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं। नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत। 24 के नतीजों के बाद मोदी नीतीश में प्रेम बढ़ा तो आरजेडी ने हवा बनाई कि नीतीश तो फिर पलट जाएंगे। तल्खियां बढ़ी तो फिर ये भी कहा कि इस जन्म में नीतीश कुमार से अब दोबारा मेल नहीं होगा। देखिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ही इज टायर्ड, और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो बिहार चला सके। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। लेकिन अब बिहार चुनाव करीब है तो फिर मन मचल रहा है कि काश नीतीश बीजेपी से डर जाएं। लेकिन आरजेडी को पता है कि इस बार ये आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश खुद 3 बार मुनादी पीट चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसीलिए आरजेडी बीजेपी से डराओ अपने साथ मिलाओ ये वाले पैटर्न पर चल रही है। नीतीश को डराने के तरीके देखें। पहला, बीजेपी बहुत जल्द जेडीयू को खत्म कर देगी। दूसरा, जेडीयू के 12 में से 9 सांसद अब बीजेपी के हैं। जेडीयू के बड़े बड़े नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। चौथा, बीजेपी इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। पांचवा, नीतीश का हाल एकनाथ शिंदे जैसा बना देगी। नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे जैसा बना दिया जाएगा, ये वाला डर आरजेडी ने नया नया निकाला है। पहले ही तय हो चुका है कि कैसे इनको एकनाथ शिंदे साबित करें, और बीजेपी हथियाना चाहती है क्योंकि जदयू के कुछ राष्ट्रीय स्तर के अपने आप को जो नेता कहते हैं, और वही लोग नीतीश कुमार को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करेंगे। और फिर आरजेडी डोरे भी डाल रही है कि नीतीश अगर आरजेडी से जुड़ने की सोचते हैं तो एप्लीकेशन पर विचार भी किया जा सकता है। राजनीति में नीतीश को पलटू राम और पलटू चाचा जैसे खिताब मिले हैं, इसके बावजूद उनकी स्वीकार्यता है। नीतीश पर उनके करीबी दोस्तों ने एक किताब छापी थी, उसमें नीतीश के स्वभाव के बारे में लिखा था। नीतीश का स्वभाव सभी से सामान्य संबंध रखने का है। नीतीश न किसी से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, न ही ज्यादा दूरी। नीतीश का बर्ताव नेताओं, दोस्तों और परिवार से समान होता है। इसी स्वभाव को देखते हुए भी आरजेडी कोशिशों में लगी हुई है कि शायद नीतीश का मन फिर बदल सके। लेकिन बीजेपी जेडीयू कह रही है कि अब कोई कितना ही डराए या डोरे डाले, नीतीश नहीं बदलने वाले हैं।
मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा एनडीए में क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा चिंता उनको है। इसकी चिंता नहीं करे। एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है बिहार में। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। अब जरा नीतीश को अपने साथ रखने की सियासी जिद का एक और कारण जाने। सबको क्यों नीतीश ही चाहिए, इसकी वजह है इसमें विशुद्ध वोट लाभ है। 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ थे, तब महागठबंधन को 178 सीटें मिली। इनमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी को 18.4%, जेडीयू को 16.8% और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले। और 2020 में नीतीश जब बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 125 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। 8 सीटें अन्य को गईं। वोट शेयर देखें तो बीजेपी को 19.5%, जेडीयू को 15.4 और अन्य सहयोगियों का 2.4% वोट प्रतिशत रहा। यानी जिसके साथ नीतीश, उसकी पक्की जीत। ये आरजेडी भी जानती है और बीजेपी भी। कैडर बेस पार्टी होकर भी बीजेपी नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग के आगे कच्ची है। उसे पता है जिस महिला वोटर पर बीजेपी ने अब फोकस बढ़ाया है, वो बिहार में शराबबंदी के बाद से ही नीतीश के साथ अटैच्ड है। भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, शहरों में भी छवि है और गांव में भी। बहरहाल नीतीश आज खुश हो सकते हैं कि वो अभी प्रचार पर नहीं निकले हैं, लेकिन बिहार में उनके विरोधी हर दिन 8-10 बयान देकर उनके कैंपेन में लगे हुए हैं। उनका प्रोफाइल और बड़ा कर रहे हैं। और अब बात बीजेपी की सबसे नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्हें पद संभाले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उनके एक्शन बता रहे हैं कि वो भी बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के बवाना गो सदन में गौ सेवा करने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री। हमारे नजफगढ़ का नाम नारगढ़ बदल दिया जाए। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद एक के बाद एक सामने आ रही इन तस्वीरों के बाद चर्चा शुरू हो रही है कि क्या दिल्ली की डबल इंजन सरकार को बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के डबल ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारी में लगी हुई है। देश के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और प्रभु राम को वापस घर लाने के लिए जो जो काम किए, हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं। आज दिल्ली में उसी प्रकार से बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने दिल्ली में पूरे चुनाव अभियान में अपने हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को साइडलाइन किए रखा, लेकिन 2.5 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी के साथ रेखा गुप्ता सरकार के रुख से हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत मिलने लगे हैं। तो महाकुंभ हुआ तो 60 करोड़ से अधिक लोग उस गंगा मैया में, उस त्रिवेणी में स्नान कर पाए। हमने कहा कि हम कुंभ गए हैं, बस एक अकेली मैं रह गई। दिल्ली में सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार यमुना नदी की सफाई, दिल्ली की पुरानी पहचान और घुसपैठियों के मुद्दे पर तेजी से एक्शन मोड में दिखने लगी है। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी, नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की डिमांड की गई है। जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। लेकिन मुस्लिम इलाकों का नाम बदलने की मांग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को रेखा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दोनों पार्टियों का आरोप है कि विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी अपने चुनावी वादों से दिल्ली वालों का ध्यान हटाने के लिए राजधानी में सनातन और हिंदुत्व कार्ड चल रही है। क्या मोदी जी की गारंटी जुमला साबित तो नहीं होगी? और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने ठान लिया है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित करके रहेंगी। कन्फर्मिंग एरियाज में परमिशन दी गई शराब की दुकान खोलने की, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है और कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी। इसी प्रकार से अगर ये पॉलिसी लागू हुई तो कहीं ना कहीं उस समय के जो उपराज्यपाल थे उनके सिग्नेचर से वो लागू हुई है।
दिल्ली में इलाकों के नाम बदलने वाली मांग के एक दिन बाद 28 फरवरी को दिल्ली में गृह मंत्री के और सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में दिल्ली पुलिस को घुसपैठियों पर एक्शन के निर्देश मिल गए, जिसके बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ कराने, घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाने और उन्हें दिल्ली में बसाने वाले नेटवर्क को तोड़ने पर दिल्ली में बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होने वाली है। विपक्ष को शायद इस बात की टेंशन है कि यमुना सफाई, घुसपैठिए और इलाकों के नाम बदलने जैसे हार्डकोर हिंदुत्व वाले मुद्दे दिल्ली में बीजेपी के लिए बूस्टर न बन जाए, इसलिए बार बार दिल्ली वालों को विपक्ष की ओर से दिल्ली वालों को 2500 रुपए महीना वाला वादा याद दिलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना वादा पूरा करने के वादे पर कायम है। जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। माना जा रहा है कि उसी दिन से दिल्ली में बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करेगी। और अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। बीजेपी दिल्ली हासिल कर चुकी है, नजर अब पंजाब पर है। दिल्ली की हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। उसने नशे में उड़ते पंजाब को थामने का जो वादा 3 साल पहले किया था, अब उस पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस कोशिश में है कि आम आदमी पार्टी को उड़ते पंजाब पर ही घेर लिया जाए। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बुलडोजर निकल चुका है। चाहे पटियाला हो या जालंधर, नशे के सौदागरों की काली कमाई पर बुलडोजर चल रहे हैं। लुधियाना और जालंधर की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पुलिस नशे के तस्करों को घर घर जाकर ढूंढ रही है, साथ ही ढूंढ रही है नशे के वो सामान जो पंजाब को उड़ता पंजाब नाम से बदनाम करता रहा है। इसी उड़ते पंजाब को जमीन पर लाने के लिए भगवत मान सरकार नींद से जागी है और उसने 1 महीने की खास मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है ऑपरेशन कासो, यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है घेरने और तलाशी लेने वाला अभियान। ड्रग्स की रोकथाम को लेकर पंजाब सरकार ने 5 कैबिनेट मेंबर्स की कमेटी बनाई, जिनकी निगरानी में अभियान चल रहा है। कमेटी पूरे पंजाब के हर गांव जाएगी और जनता के साथ संवाद करेगी। नशे के खिलाफ जंग ऐसी छेड़ी कि पंजाब पुलिस एक दिन में 300 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर रही है। तस्वीरों में दिख रहे इन सौदागरों से 2 करोड़ की ड्रग्स मिली है। चिंता की बात यह है कि इन ड्रग्स पेडलर्स के कनेक्शन पाकिस्तान तक हैं, वहीं से उड़ते पंजाब को पंख मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक कार्टेल है जो पाकिस्तान बेस्ड एक नोटोरियस स्मगलर चला रहा है। इसमें हमने 2 स्मगलर्स अरेस्ट किए हैं और उनके पास सिर्फ 4 केजी हेरोइन और एक मोटरसाइकिल जो है रिकवर हुआ है। कि ये सारा कंसाइनमेंट जो है फिरोजपुर सेक्टर के तरफ से पुश इन किया था उस स्मगलर ने, और ये लोग जो हैं दोनों तरन तारण में खेमकरन के रहने वाले हैं। इनका गांव भी इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। वैसे पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स का आना और पंजाब के युवाओं में नशे की लत होना, इसमें नया खुलासा नहीं, ये सालों से हो रहा है। भगवंत मान सरकार के बीते 3 साल में भी यही हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार अब क्यों जागी, इसका हिंट आपको दिल्ली में आपकी हार के बाद विरोधी दलों के बयानों में मिलेगा। अब बारी पंजाब की है। दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। पंजाब में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार का जो काम करने का रवैया दिल्ली में था, वही रवैया उनका पंजाब में है। मैं तो केवल इतनी बात कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ किया, अब पंजाब की बारी है। विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी में घबराहट बढ़ी है। उसे लगने लगा है कि वादे पूरे नहीं किए तो पंजाब भी हाथ से खिसक जाएगा। हालांकि भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त कर पाएंगे, इस पर कांग्रेस को पहले भी शक था।
और अब भी है। देर आए दुरुस्त आए, 3 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। पुलिस और लीडरों का नेक्सिस है जो पंजाब में नशे को चला रहा है। आज 3 साल के बाद ये जागे हैं। मैं कहता हूँ फिर भी यार करो तो सही कुछ। अगर आपका चीफ मिनिस्टर ही नशा मुक्त नहीं है तो पंजाब नशा मुक्त कैसे होगा? पंजाब चुनाव में अभी 2 साल हैं। भगवंत मान की बेचैनी देखकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने ड्रग्स की समस्या पर फोकस किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार उन मादक पदार्थों के तस्करों को दंडित करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है जो पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेल देते हैं। भारत भर में 12 अलग अलग मामलों में 29 ड्रग तस्करों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। और जो पोस्ट में नहीं लिखा वो आंकड़ों में है कि केंद्र सरकार ने नशे से लड़ने के लिए पंजाब को अपनी तरफ से पूरी मदद दी है। बीते 6 साल में पंजाब को 21 करोड़ 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इसके आगे की बातें अभी नहीं, तब सामने आएंगी जब पंजाब में चुनावी माहौल बनेगा। तब जरूर पूछा जाएगा कि पंजाब में ड्रग्स का सिंडिकेट क्यों नहीं टूटा, केंद्र ने जो मदद दी उसका क्या हुआ। तब पूछा जाएगा कि पंजाब को नशे से मुक्त करने का वादा तो 2022 में किया था, उसके बाद भी 5 साल तक पंजाब उड़ता क्यों रहा। जनता वोट इसलिए देती है ताकि नेता उसका काम करें, जब नहीं करते तो अर्जियां लेकर जाती है। लेकिन कल को आपको भी ऐसे किसी मंत्री के पास जाना पड़े तो थोड़ा सोच लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मंत्री जी आपको ये कह दें कहां कहां से चले आते हैं, भिखारी कहीं के। कोरोना में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, वो भीख थी क्या? जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मांगा वो भिखारी हैं। जिन्हें भी मुफ्त के गैस सिलेंडर या फिर शौचालय मिले वो भी भिख मंगे हैं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधियों से अगर जनता कुछ मांग ले तो वो जनता का भिखारीपन कहा जाएगा। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के लिए ये सवाल अब तक गले की हड्डी बन चुका होगा। कोई भरोसा नहीं कि अब तक बीजेपी हाईकमान अपने मंत्री से पूछ भी चुका होगा कि ये क्या बोल रहे थे आप। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। भिखारियों की फौज इकट्ठा करना ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के राजगढ़ दौरे पर थे। वहीं उन्होंने लोगों की मंत्रियों और सरकार से मांगते रहने की आदत पर अपना ये दर्शन दिया। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां एक नई सनसनी आज पॉलिटिक्स में दाखिल हो गई है। कहां तो खबर थी कि उद्धव की शिवसेना के सांसद टूटकर शिंदे की शिवसेना में आ सकते हैं, और आज सामना ने लिख दिया कि शिंदे दोबारा सीएम बनने की तड़प को लेकर अमित शाह से मिले। अमित शाह ने कहा शिवसेना का बीजेपी में विलय करा दो, सीएम बना दूंगा। आप भी देखिए ये सनसनी है या ये शगुफा है। अखबार उद्धव ठाकरे की पार्टी का। अखबार के संपादक उद्धव के चहेते संजय राउत, जिन्होंने सूत्रों के हवाले से एक संपादकीय लिखकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया तड़का लगा दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महायुति में फिर से खटपट शुरू हो गई। संजय राउत ने सामना के लेख में अपनी दिव्य दृष्टि के आधार पर दावा किया है कि 22 फरवरी को तड़के 4 बजे पुणे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे की सीक्रेट मीटिंग हुई। एक होटल में हुई इस बैठक में शिंदे ने सीएम फडणवीस की शिकायत की और एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम पद पर दावेदारी की। लेकिन अमित शाह ने शिंदे से कहा कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लें। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं तो अमित शाह जी उनको ज़रूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे।
तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। सामना के इस संपादकीय में संजय राउत ने सिर्फ अमित शाह और शिंदे के बीच हुई बैठक की खबर के बारे में ही नहीं लिखा है, बल्कि उस बैठक में अमित शाह और शिंदे के बीच बैठक के दौरान हुई कथित बातचीत का पूरा ब्यौरा बताते हुए लिखा है कि होटल में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात में शिंदे ने कहा कि उन्हें और उनके लोगों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपने वादा किया था कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा क्योंकि मेरे नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया, जिस पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 125 विधायक हैं। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और मुख्यमंत्री बाहर का नहीं बीजेपी का ही रहेगा। अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में आ जाइए। शिंदे ने पूछा कि फिर उनकी पार्टी शिवसेना का क्या होगा, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि पार्टी हमें सौंप दीजिए। संजय राउत ने कहा है कि अब बीजेपी के लिए शिंदे की जरूरत खत्म हो चुकी है, लेकिन शिंदे की शिवसेना का कहना है कि राउत अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वक्त बेवक्त सामना के जरिए ऐसे शिगुफे छोड़ते रहते हैं। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। संजय राउत जो है उनको हर दिन सुबह उठ के कुछ ब्रेकिंग न्यूज बनाने की आदत है। उस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या माननीय एकनाथ जी शिंदे इन्होंने आकर सामना के संपादक को बताया होगा। संजय राउत किसी जमाने में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक की जिम्मेदारी आने के बाद संपादकीय के जरिए संजय राउत अक्सर विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए ऐसे दावे करते रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राउत ने संपादकीय में जो लिखा है वो वाकई सच है या सिर्फ महायुति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और अब खेल के मैदान से एक अच्छी खबर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को बड़ी जीत मिली है। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। ये टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत है। आपको बता दें, आज बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की तरफ से सबसे ज्यादा 79 रन का स्कोर खड़ा किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन वरुण चक्रवर्ती का रहा, जिन्होंने न्यूजीलैंड के 5 विकेट चटकाए। तो मतलब अब सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी, ये तय हो गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो शानदार लगातार 3 जीत भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन का स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज खड़ा किया, और जब विकेट लेने की बात आई तो फिर वरुण चक्रवर्ती की गुगली ऐसी चली कि उसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फंसते चले गए। 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राहुल गांधी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के टूर की है। इस बार राहुल गांधी की कुलियों से मीटिंग की खास वजह थी। 15 फरवरी को आप जानते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, उसमें कुलियों ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। अब उस घटना के 2 हफ्ते बाद राहुल गांधी कुलियों का धन्यवाद देने के लिए रेलवे स्टेशन गए। तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी ने भीड़ नियंत्रण पर सरकार को नसीहत भी दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर राहुल गांधी के साथ बैठे ये वही कुली हैं जिन्होंने 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के दौरान कई मुसाफिरों को भीड़ से निकालकर उनकी जिंदगी बचाई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के 2 हफ्ते बाद प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लोगों को बचाने वाले इन कुलियों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल अचानक नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। राहुल गांधी ने भगदड़ के दौरान लोगों की जान बचाने वाले कुलियों से मुलाकात की। हादसे वाले दिन दिखाई गई इंसानियत के लिए कुलियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैंने देशवासियों की ओर से आज उनका धन्यवाद किया। ये बात सही है कि उस दिन भगदड़ के वक्त कुलियों ने हाथ नहीं बटाया होता तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। हमको ठीक पड़े, बाहर गेट पे हम नंबर लगा रहे थे, कुली भाइयों को ठीक पड़ा, वो भग के आए, उन्होंने आके रास्ता ब्लॉक किया, हाथों से रोका पब्लिक को, जैसे हाथों से रोक के कि भाई जाम करो इसको। कुछ स्टाफ ने बोला भाई इसको रोको, तो हमने जबरदस्ती से हाथ मिला के एकदम से रोक दी पब्लिक को। कुछ गेट भी बंद करवा दिए। इन कुलियों को रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या सम्मान मिला पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी की 40 मिनट की मुलाकात ने इनके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई। बहुत अच्छी खुशी हुई जो हमसे राहुल गांधी जी मिलने आए
उस दिन इतनी भगदड़ हुई, हमारे कुली भी घायल हुए थे, हमने भी बहुत मदद की थी और उन्होंने हमारे बारे में पहले भी कई बार मिलने आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो हमसे मिलने आए। कुलियों से मिलने के बाद राहुल ने सरकार को भीड़ नियंत्रण पर नसीहत दी। कहा, नई दिल्ली जैसे हादसों से सीख लेना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। वैसे राहुल ये दूसरी बार रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। इससे पहले साल 2023 के सितंबर महीने में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी वो पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात करके उनका काम और हालात जानने की कोशिश की थी। देश में बीते कुछ महीनों में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर काफी बहस हो चुकी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कर्मचारियों को दिन दिन भर काम करने की सीख दे रहे हैं। अब नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने भी कहा है कि हफ्ते में 70 घंटे तो क्या 90 घंटे भी काम करना पड़े तो करना चाहिए। भारत में एक आदमी को दिन में कितने घंटे दफ्तर में बिताने चाहिए? 9 घंटे की शिफ्ट और एक दिन का ऑफ ले लें तो लोग 54 घंटे तो दफ्तर में रहते ही हैं। लेकिन नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत, जो भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहे, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी महत्वाकांक्षा $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की है तो आप इसे मनोरंजन या कुछ फिल्मी सितारों के विचारों का पालन करके नहीं कर सकते। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो 80 घंटे हो या 90 घंटे प्रति सप्ताह। यानी अमिताभ कांत भारतीयों से कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो 80 से 90 घंटे काम करना पड़े तो करना चाहिए। अगर आप उनकी बात मान ले तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आइए समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हफ्ते में 90 घंटे काम कर रहे हैं। बिना ऑफ के काम करेंगे तो दिन में 12 घंटे ऑफिस में रहेंगे, बचेंगे बाकी के 12 घंटे। इसमें 6-7 घंटे की नींद लेंगे तो फिर जो बचेगा उसमें नहाना, धोना, खाना, ऑफिस आना, ये सब हो जाएगा। अब इस दिनचर्या में आपकी फैमिली कहाँ होगी, आप उन्हें कितना टाइम देंगे, ये आपको तय करना होगा। अमिताभ कांत की सोच तो बुरी नहीं, लेकिन उनकी बातें आम लोगों को बुरी लग गई हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शहीद होना पड़ेगा। दूसरे यूजर ने सैलरी की शिकायत की, लिखा लोग तो 100 घंटे भी काम कर लेंगे, लेकिन क्या निजी और सरकारी कंपनियां तनख्वाह भी बढ़ाएंगी? एक अन्य यूजर ने इन बड़े बड़े लोगों से उनके वर्क लाइफ का ड्रामा बंद करने की अपील की। वर्क लाइफ बैलेंस को दरकिनार कर मेहनत करने की नसीहत इससे पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और L&T के नारायण सुब्रमण्यम ने भी दी थी। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? 70 घंटे काम करने की नसीहत देकर वो भी लोगों के निशाने पर आए थे। आराम और काम के बीच के तालमेल पर सोशल मीडिया के जमाने में बहस भरपूर है। खैर, काम का मतलब तो यही होता है कि आप जो भी करें उसका कोई फल निकले, चाहे आप उसके लिए हफ्ते में 50 घंटे काम करें, 60, 70 या 90। आज के लिए जनहित में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।